हेलो एवरीवन, नमस्कार दोस्तों। वेलकम टू ट्रू आईएएस एंड पीसीएस। कंटिन्यू करते हैं दोस्तों अपनी डिस्कशन को, जिसमें हम बात कर रहे थे प्रोफाइल ऑफ वुमेन इन इंडिया के बारे में। आज के लेक्चर में दोस्तों हम बात करेंगे लिटरेसी क्या है, लिटरेसी का रेट क्या है जब बात औरतों की आती है भारत के अंदर। तो लिटरेसी और एजुकेशन वैसे तो काफ़ी हद तक कनेक्टेड हैं, लेकिन फ़िलहाल हम यहाँ पर लिटरेसी रेट की बात करने वाले हैं। तो लिटरेसी रेट के कॉन्टेक्स्ट में सबसे पहले हमें ये बोला जा रहा है 2018 से 19 के बीच में, साल 2018 में, मतलब अब जब 18 से 19 होता है तो आप इसको एनुअल कह सकते हो। ये जो एनुअली पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे जो कंडक्ट होता है, लेकिन अगर हम अभी के लिए साल 2018-19 के पीरियोडिक लेबर सर्वे रिपोर्ट की बात करें, लिटरेसी रेट जो है भारत के अंदर दोनों इलाकों में, और कौन से दो इलाकों की यहाँ पर बात हो रही है, इन बोथ रूरल एरियाज एंड अर्बन एरियाज। तो मेल का लिटरेसी रेट ज़्यादा है, चाहे बात गांव की हो चाहे शहरों की हो, एज कंपेयर टू फीमेल्स। तो फीमेल्स का लिटरेसी रेट एज कंपेयर टू मेल्स पूरे के पूरे भारत में दोस्तों कम है, रूरल एरिया में भी और अर्बन एरियाज में भी। अगर बात स्पेसिफिकली हम करें रूरल एरियाज की, तो रूरल एरियाज में जो लिटरेसी रेट है मेल्स का, इट इज़ 81.9, राउंड फिगर में मान लेते हैं इसको। मेल्स का जो लिटरेसी रेट है दैट इज 82%, काफ़ी ज़्यादा है। तो फीमेल्स के इसके आसपास है क्या? फीमेल्स का जो लिटरेसी रेट है, गांव की बात हो रही है अभी, ठीक है, रूरल एरियाज की, इट इज़ जस्ट 65.7%। तो इसको अगर हम राउंड फिगर में ले लें, क्योंकि 0.5 से ज़्यादा है, तो ये निकल कर आएगा एज 66%। गैप काफ़ी ज़्यादा है, और ये वाली बात हो रही है रूरल एरियाज़ की। वहीं पर अगर हम अर्बन एरियाज़ की बात करें, शहरों के अंदर, शहरों में तो गैप कम दिखना चाहिए, क्योंकि जैसा कि हम शहरों में बात करते हैं कि फीमेल्स के पास लिबर्टी ज़्यादा है, उनको स्कूल वगैरह ज़्यादा भेजा जाता है एज़ कम्पेयर टू गांव में जितना बच्चों को स्कूल वगैरह कॉलेज एक्सेस करने दिया जा रहा है, शहरों में ज़्यादा ही करने दिया जा रहा होगा। तो यहाँ पर शहरों के कॉन्टेक्स्ट में अगर हम मेल और फीमेल्स की लिटरेसी की रेट की बात करें, तो इन अर्बन एरियाज लिटरेसी रेट जो है मेल्स का और भी ज़्यादा है, इट इज़ 91.9%, राउंड फिगर 92%। तो गांव के इलाके में और शहर के इलाकों में अगर सिर्फ आप मेल लिटरेसी की बात करो, तो गांव में मेल लिटरेसी इज 82%, लेकिन शहरों में 10% ज़्यादा है, 92% है। और फीमेल्स की गांव में जो लिटरेसी रेट था फीमेल्स का, इट वॉज 66%, लेकिन शहरों में इट इज़ 82.6%, राउंड फिगर 83%। अब यहाँ पर शहरों के अंदर लिटरेसी रेट आपको मेल्स का भी ज़्यादा देखने को मिल रहा है, फीमेल्स का भी ज़्यादा देखने को मिल रहा है, अगर आप सिर्फ मेल मेल और फीमेल फीमेल्स को कंपेयर करो। लेकिन फीमेल्स का लिटरेसी लेवल गांव में मेल्स के कंपैरिजन में कम है, और शहरों में भी फीमेल्स का लिटरेसी रेट शहरों में मेल्स के बराबर तो होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर भी ऑलमोस्ट आपको 10% का, 9% का फासला देखने को मिल जा रहा है। ठीक है। अब ये जो पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे है, इसने कुछ एक आंकड़े दिए हमें, जिसकी बेसिस पर हमने ये आंकड़ों को जान लिया। तो पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे, क्या हम इसकी बात पे यकीन करें? क्या हमें इसकी बात को मानना चाहिए? तो उसके लिए पहले हमें समझना पड़ेगा कि दोस्तों पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे है क्या। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। जैसा कि आपको पता है कि हर साल 1 फरवरी को हमारे देश में बजट प्रेजेंट होता है हर साल, और बजट से जस्ट एक दिन पहले, यानी कि 31 जनवरी को रिलीज होता है चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर के द्वारा एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट,
जिसके अंदर हमारे पूरे देश की छवि 1 साल की वो पेश करी जाती है। हर साल आता है डॉक्यूमेंट और उसका नाम होता है इकोनॉमिक सर्वे। इकोनॉमिक सर्वे, उस इकोनॉमिक सर्वे में बहुत बार आपको ये पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे जो है वो देखने को मिलेगा। ठीक है, कि पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे ने कुछ आंकड़े दे रखे हैं, कुछ बात कर रखी है। तो उसके लिए पहले हमें समझना पड़ेगा कि ये PLFS है, होता क्या है, पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे क्या है। अब सर्वे से रिलेटेड ही कोई चीज़ है ये, और इसके आंकड़ों को अगर ये सर्वे से रिलेटेड कोई चीज़ है तो सेंसस में भी, जो हर 10 साल में कंडक्ट करा जाता है, जो डिकेडल सेंसस होता है उसमें भी यूज़ करा जाता होगा। तो पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे के बारे में अगर हम कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के बारे में बात करें तो सबसे पहला पॉइंट ये है कि ये इंडिया का प्राइमरी सर्वे है। जितने सर्वे होते हैं उनमें से सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस जो दी जाती है वो इस PLFS को दी जाती है। ये इंडिया का प्राइमरी सर्वे कंसिडर करा जाता है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, काफ़ी मुख्य है। इसको कंडक्ट कौन करता है? दिस सर्वे इज कंडक्टेड बाय अ वेरी इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन, जो कि हमारे देश में स्टैटिस्टिकल जो रिकॉर्ड्स होते हैं उनको कंपाइल करती है वो बॉडी, और उसका नाम है NSO। पहले इसका नाम क्या था? पहले इसका नाम था NSSO, नेशनल सैंपल सर्वे ऑफिस, या नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन भी आप इसको कह सकते हो, उसका पुराना नाम था। अब इसका नया नाम क्या हो गया है? अब इसका नाम हो गया NSO। NSO, नेशनल, S से है स्टैटिस्टिक्स और O से है सिंपली ऑफिस, नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस। पहले इसका नाम था नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन। तो इसके अंदर हमें क्या क्या देखने को मिलता है? पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे के अंदर मेनली तो जैसे बात हो रही है, नाम में ये लेबर फोर्स, पीरियोडिक लेबर फोर्स, एक पर्टिकुलर पीरियड के टाइम पर लेबर फोर्स का पार्टिसिपेशन कितना है, उसके ऊपर हमें कुछ की इनसाइट्स, कुछ की स्टैटिस्टिक्स देखने को मिलते हैं विद रिस्पेक्ट टू एम्प्लॉयमेंट एंड अनएम्प्लॉयमेंट ऑफ लेबर फोर्सेस। उसके बाद दोस्तों, इसको जो लॉन्च करा गया था, इट वॉज लॉन्च्ड इन साल 2017 में लॉन्च करा गया था। और ये जो रिपोर्ट्स अपनी निकालता है, जैसे इसके नाम है ना पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे, तो वो टाइम पीरियड कितना होता है, जो ये वर्ड है इसके अंदर पीरियोडिक, तो कितने टाइम पीरियड को हम यहाँ पर कंसिडर करते हैं। तो पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे अपना जो सर्वे रिलीज करता है, या तो वो क्वार्टरली बेसिस पर करता है। आकांक्षा, एक क्वार्टर में कितने मंथ्स होते हैं? रिया, कितने महीने होते हैं क्वार्टर में? कम ऑन यार, इस चीज का तो आंसर दे सकते हो। 3। ठीक है, एक क्वार्टर जो होता है वो कितना हिस्सा होता है? 1/4 मान ले, है ना। साल में कितने महीने होते हैं? 12। तो कितना हुआ एक क्वार्टर? 3 4 12, 3 मंथ्स का होता है। या तो ये रिलीज करता है क्वार्टरली अपनी रिपोर्ट्स, या रिलीज करता है एनुअल रिपोर्ट साल में एक बार। और यहां पर क्वार्टरली रिपोर्ट हो चाहे एनुअल रिपोर्ट हो, यहां पर फोकस करा जाता है रूरल और अर्बन एस्टिमेट्स पर।
अच्छा, एक इंपॉर्टेंट बात और है पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे में, ये वाली बात समझना इंपॉर्टेंट है, इसके ऊपर प्रीलिम्स के अंदर क्वेश्चन बन सकता है दोस्तों, ध्यान से समझना, अपना पूरा फोकस लगा के इस चीज़ को समझना जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। मैंने अभी आपको बताया कि पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे की ये जो रिपोर्ट्स निकलती हैं, मैंने यहाँ पर देखो हाफ ईयरली का जिक्र नहीं करा है ना, कि 6 महीने में एक बार। मैंने यहाँ पर वीकली का जिक्र नहीं करा, मंथली का भी जिक्र नहीं करा, दो ही बोला मैंने आपको जब इसकी हमने टाइम पीरियड की बात करी, क्वार्टरली यानी कि 3 महीने, एनुअल यानी कि साल में एक बार, 12 महीने में एक बार। 2017 से पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे अपनी रिपोर्ट जो है वो लॉन्च कर रहा है, ठीक है, सर्वे ये लॉन्च कर रहा है, और ऑब्वियसली बात है ये लॉन्च कंडक्ट करा जाता है एनएसओ के द्वारा। हम ऐसा भी कह सकते हैं कि एनएसओ पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे लॉन्च कर रहा है। फिर अगर प्रॉपर लाइन हमें बोलनी है तो हमें ये बोलना चाहिए कि नेशनल स्टैटिस्टिक्स ऑफिस जो है वो पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे कंडक्ट करता है साल 2017 से, उसको रिलीज करता है साल 2017 से लगातार कर रहा है, ठीक है। टाइम पीरियड है इसका क्वार्टरली या एनुअली। जब इसकी क्वार्टरली रिपोर्ट आती है ना दोस्तों, जो इसकी क्वार्टरली रिपोर्ट आती है, क्वार्टरली रिपोर्ट में ज़्यादातर जो फोकस होता है इस रिपोर्ट का, या आप ऐसा कह लो पूरी तरीके से इट इज़ अर्बन फोकस्ड, शहर के ऊपर पिक्चर प्रेजेंट करी जाती है इसकी क्वार्टरली रिपोर्ट में। और जो एनुअल रिपोर्ट होती है, एनुअल रिपोर्ट में दोनों एरियाज के बारे में बात होती है, रूरल एरियाज भी और अर्बन एरियाज भी। आप समझ गए मैं क्यों बोल रहा था कि इसके ऊपर प्रीलिम्स का क्वेश्चन बन सकता है, कि आपको जैसे स्टेटमेंट दे दे एग्जामिनर फंसाने के लिए कि पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे की रिपोर्ट क्वार्टरली, हाफ ईयरली, मंथली, एनुअल बेसिस पर निकलती है, तो आपको बोलना है, आपको ये मानकर चलना है कि हाफ ईयरली, मंथली बेसिस पर नहीं निकलती है, सिर्फ क्वार्टरली और एनुअल टाइम पीरियड पर निकलती है इसकी रिपोर्ट, इसका सर्वे जो एनएसओ के द्वारा कंडक्ट करा जाता है, जिसका नाम है पीएलएफएस, पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे। तो या तो वो 3 महीने में एक बार निकाला जाता है या 12 महीने में एक बार निकाला जाता है। जब 3 महीने में एक बार रिलीज करा जाता है पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे को, तो वहां पर पूरा का पूरा जो फोकस होता है डैट इज ऑन अर्बन एरियाज। जब एनुअल बेसिस पे पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे की रिपोर्ट आती है तो वहां पर रूरल एरियाज के बारे में भी बात करी जाती है और अर्बन एरियाज के बारे में भी बात करी जाती है। ओके, अब ये वाला सिलसिला ना काफी टाइम तक चल रहा था, ये जो पीरियोडिसिटी वाली जो मैंने आपको चीज़ बताई क्वार्टरली और एनुअल वाली, ये काफ़ी टाइम तक चल रही थी। लेकिन साल 2025 में पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे को जिस तरीके से निकाला जाता है, इसके अंदर एक रिवैम्पिंग हुई। अब रिवैम्पिंग वर्ड को देखकर घबरा मत जाना, सिंपली जैसे आप कॉन्स्टिट्यूशन के लिए वर्ड यूज़ करते हो ना अमेंडमेंट, तो वैसे ये वर्ड यूज़ करा जा रहा है रिवैम्पिंग। एक चेंज आया, सिंपल एक चेंज आया, और वो चेंज ये था, पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे जो है, अब उसको ये बोला गया कि आप एक तो, मतलब सरकार ने ये निर्देश दिए, इसको निर्धारित करा कि अब आप एक तो मंथली बेसिस पर रिपोर्ट निकालो, मंथली बेसिस पर रिपोर्ट निकालो और क्वार्टरली बेसिस पर रिपोर्ट निकालो। और मंथली और क्वार्टरली रिपोर्ट में दोनों प्रकार की रिपोर्ट में जो फोकस रखना है वो दोनों एरियाज पर रखना है, रूरल एरियाज भी और अर्बन एरियाज भी। ताकि सरकार ने इसको ये बोला कि सरकार ऐसा क्यों अपेक्षा कर रही है इससे कि ये मंथली बेसिस पर भी रिपोर्ट निकाले, क्वार्टरली बेसिस पर भी रिपोर्ट निकाले, और उन दोनों रिपोर्ट में रूरल एरियाज के अंदर भी बात हो, अर्बन एरियाज के अंदर भी बात हो। पहले की तरह नहीं कि जैसे क्वार्टरली रिपोर्ट के अंदर सिर्फ अर्बन एरियाज की बात हो रही है, रूरल एरियाज को निगलेक्ट करा जा रहा है, एनुअल रिपोर्ट में रूरल एरियाज और अर्बन एरियाज दोनों की बात हो रही है। तो यहाँ से एक बेसिक तरीके से एक चेंज आया, ठीक है, एक बेसिक चेंज आया, रिवैम्पिंग हुई साल 2025 के अंदर। ओके, और सरकार ने ऐसा क्यों बोला इसको, पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे को, एनएसए को, नेशनल स्टैटिस्टिक्स ऑफिस को, ताकि सरकार बेटर तरीके से
बेटर तरीके से जो पॉलिसी है उसको डिज़ाइन कर सके। सरकार बेटर तरीके से पॉलिसीज़ को डिज़ाइन कर सके। ओके, अब यहां पर जब ये पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे निकलता है तो पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे के अंदर कुछ एस्टीमेट्स को कैलकुलेट करा जाता है, कुछ एस्टीमेट्स इसके साथ रिलीज करे जाते हैं। जैसे आप इंडिकेटर्स की बात करते हो ना, जब बात होती है डेमोग्राफिक डिविडेंड की, मैटरनल मोर्टेलिटी रेशियो, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेशियो, सेक्स रेशियो, फर्टिलिटी रेट, डेथ रेट, बर्थ रेट, ऐसी इसके अंदर कुछ एस्टिमेट्स को कैलकुलेट करा जाता है। और वो एस्टिमेट्स हैं, नंबर 1 एक तो LFPR। LFPR क्या होता है? लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट। इकॉनमी में कितना पार्टिसिपेशन रेट है लेबर फोर्स का। ये लेबर फोर्स ऐसा मत समझ लेना लेबर वर्ड का मतलब कि यहाँ पर दिहाड़ी मजदूरों की बात हो रही है, या जो ईंट के भट्टे उठा रहे होंगे उनकी बात हो रही है, या जो रेहड़ी चला रहे होंगे रोड पर उनकी बात हो रही है। लेबर आप और मैं भी होते हैं इकॉनमी के अंदर। इकॉनमी की भाषा के अंदर आप भी वर्कर हो, मैं भी वर्कर हूँ, हर कोई वर्कर है। फर्क नहीं पड़ता है कि आप क्या काम कर रहे हो। अगर आप इकॉनमी में कंट्रीब्यूट कर रहे हो, अगर आप पैसा कमा रहे हो, उस पैसे को अगर देश की इकॉनमी में खर्च कर रहे हो तो आप वर्कर हो, आप लेबर हो इकॉनमी की डेफिनेशन के अकॉर्डिंग। तो लेबर फोर्स का पार्टिसिपेशन रेट क्या है इकॉनमी के अंदर, उसको कैलकुलेट करा जाता है। तो ये एक इस चीज़ के ऊपर आंकड़े रिलीज करता है, एस्टिमेट्स रिलीज करता है। दूसरा यहां पर बात होती है WPR की। WPR क्या है? वर्कर पॉपुलेशन रेशियो। जो टोटल पॉपुलेशन है उसमें से ये देखा जाता है कि पॉपुलेशन के कितने परसेंटेज जो लोग हैं वो वर्कर है, यानी कि वो काम कर रहे हैं इकॉनमी के अंदर, GDP में कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। और तीसरा इसका जो इंपॉर्टेंट एस्टिमेट है डेट इज UR से ER ऑटोमेटिकली पता लग जाता है। तो ये UR है क्या? UR है अनएम्प्लॉयमेंट रेट। तो इससे क्या पता लग जाएगा? अगर आपने बेरोजगारी के रेट को पता लगा लिया कि बेरोजगारी कितनी है, तो इससे आपको ऑटोमेटिकली जो एम्प्लॉयमेंट रेट है वो पता लग जाएगा। ठीक है, तो अभी याद रखना, इसमें कंफ्यूज मत हो जाना कि कहीं आप सोचो कि पहले मैं आपको बता रहा था इसकी रिपोर्ट निकलती है क्वार्टरली बेसिस पर, फिर मैंने बोला एनुअल बेसिस पर, उसके बाद मैंने लाइन को चेंज करा कि 2025 में रिवैम्पिंग हुई है, अब मंथली बेसिस पर निकलती है, क्वार्टरली बेसिस पर निकलती है। फिर आप कहोगे सर आपके एनुअल बेसिस पे नहीं निकलती इसकी रिपोर्ट। तो देखो इस चीज़ को मैं क्लियर कर देता हूँ पहले आपको। अगर क्वेश्चन आ जाए कि इसकी रिपोर्ट अब कौन कौन से टाइम पीरियड में निकलती है, टाइम पीरियड का मतलब है रिपोर्ट को निकालने की पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे जो निकलता है, इसकी जो रिपोर्ट निकलती है विच इज रिलीज बाय NSO, तो इसकी फ्रीक्वेंसी क्या है, कब कब निकलेगी ये रिपोर्ट। तो सबसे पहले तो मंथली बेसिस पर निकलती है। और क्या इसमें सिर्फ अब अर्बन एरिया को देखा जाएगा कि रूरल एरिया को देखा जाएगा? दोनों एरियाज को देखा जाएगा। मंथली रिपोर्ट में अर्बन एरियाज की भी बात होगी, रूरल एरियाज की भी बात होगी। दूसरी जो उसकी फ्रीक्वेंसी है, टाइम पीरियड जो है, डेट इज क्वार्टरली एस्टिमेट्स, क्वार्टरली रिपोर्ट्स। इसके अंदर भी बात अर्बन एरिया की होगी और रूरल एरिया की होगी। और तीसरे टाइम पर जो उसकी रिपोर्ट निकलेगी वो होगी सालाना रिपोर्ट, एनुअल रिपोर्ट। और तीनों रिपोर्टों के अंदर रूरल एरिया, अर्बन एरिया, क्वार्टरली के अंदर भी रूरल एरियाज, अर्बन एरियाज, एनुअल रिपोर्ट के अंदर भी रूरल एरियाज, अर्बन एरियाज, सबके
बारे में यहाँ पर बात होगी। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया, सरकार ने इसको ये क्यों कहा था, ताकि सरकार जो है वो बेटर तरीके से पॉलिसी की डिज़ाइन और इम्प्लीमेंटेशन पर फोकस कर सके, इस वजह से। ठीक है, तो यहाँ पर अब ऐसा नहीं है कि इस रिपोर्ट के अंदर सिर्फ हम अर्बन एरिया के ऊपर फोकस करेंगे, एनुअल रिपोर्ट आएगी तो रूरल एरिया के ऊपर भी फोकस होगा, अर्बन एरिया के भी ऊपर फोकस होगा। अब हर प्रकार की रिपोर्ट के अंदर रूरल एरियाज़ के ऊपर भी फोकस करा जाता है और अर्बन एरियाज़ के ऊपर भी फोकस करा जाता है। तो अभी जो फ्रीक्वेंसी इसकी रिपोर्ट की जो चल रही है साल 2025 में, जो लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन है वो ये है, मंथली बेसिस पे भी, क्वार्टरली बेसिस पे भी, एनुअल बेसिस पे भी। अब यहाँ पर बस एक टाइम पीरियड मिसिंग है और वो है 6 मंथ वाला, 6 मंथ वाला। अगर 6 मंथ वाला होता तो आप उसको कहते हाफ ईयरली बेसिस पर। अभी बस हाफ ईयरली बेसिस वाली चीज़ नहीं है, मंथली है, क्वार्टरली है। मंथली मतलब 30 दिन में एक बार, 30 से 31 दिन जो भी महीने के हैं। अगर फरवरी है तो 28 दिन, और अगर लीप ईयर वाला फरवरी है तो 29 दिन। वो डिपेंड करता है कि मंथ कैसा है। क्वार्टरली 3 महीने में एक बार, एनुअली 12 महीने में एक बार। ठीक है, यहाँ तक बात क्लियर हुई? कोई कन्फ्यूजन तो नहीं है? उसके बाद दोस्तों आगे बात करते हैं। इसकी वर्किंग की बात करें, या वर्किंग में आप इसको ऐसा भी समझ सकते हो, अगर हम इसकी पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे की मेथोडोलॉजी को समझें कि किस प्रकार का मेथड का यूज़ करा जाता है, तो 2 मेथड्स को पर्टिकुलरली यूज़ करा जाता है पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे को निकालने के लिए। एनएसओ 2 मेथड्स का यूज़ करता है। एक है सैम्पलिंग मेथड। 11th क्लास की अगर आप स्टैटिस्टिक्स की एनसीईआरटी पढ़ोगे, उसके अंदर ये वाले टर्म्स दे रखे होते हैं। तो सैम्पलिंग का मतलब बेसिकली क्या होता है कि आप यहाँ पर कुछ सैंपल्स को अप्रोच करते हो। सैंपल क्या होता है, जैसे आप कहीं पर जाते हो तो आपको, जैसे मान लो कि कोई एक चिप्स को टेस्ट करवा रहा है कि मैम ये सैंपल को ज़रा टेस्ट करके देखिए, आप हमारी नई नई कंपनी खुली है और आपको ये कैसा लगा, ये शैम्पू के पाउच लेकर जाके देखिए मैम आप फ्री में, और इसको यूज़ करने के बाद आप हमें एक रिव्यू डाल दीजिएगा कि कैसा लगा आपको। तो वो आप जो आपको दे रहे हैं वो सैंपल्स हैं। लेकिन यहाँ पर हमें किसको स्टडी करना है, नाम क्या है इसका, पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे। हमें लेबर फोर्स को स्टडी करना है। तो यहाँ पर जो सैंपल है वो कौन है, वो वर्कर्स हैं। वर्कर्स यानी कि सैंपल यहाँ पर इंसान है। रैंडमली इंसानों से जाकर, जैसे मतलब मान लो कि आपने एक जगह डिसाइड कर ली, जगह ऐसे डिसाइड कर ली कि आपने डिसाइड करा कि ये उत्तर प्रदेश है। यहाँ पर एक आपने टीम भेजी कानपुर के अंदर, यहाँ पर आपने एक टीम भेजी आगरा के अंदर। अब विद इन आगरा भी छोटे छोटे मोहल्ले होंगे, गलियाँ होंगी, और कानपुर के अंदर भी छोटे छोटे मोहल्ले गलियाँ होंगी। हर जगह ऐसा होता है। ठीक है, तो वहाँ पर एक पर्टिकुलर ज़िले में जाकर, ये ज़िले के अंदर गलियों में जाकर, मोहल्ले में जाकर, ब्लॉक्स में जाकर, आप आगरा कानपुर में उसको बांट कर, घर घर जाकर घंटी बजा बजा कर आप ये पूछ रहे हो कि आपके घर में कितने लोग काम करते हैं, सैलरी कितनी है। तो जब आप ऐसे सर्वे कर रहे हो तो उसको हम सैम्पलिंग कहते हैं। ठीक है, उसके बाद दूसरा इसका तरीका होता है विच इज़ नोन एज डेटा कलेक्शन, विच इज़ नोन एज डेटा कलेक्शन। पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे जो है वो ये देखने की कोशिश करता है डेटा कलेक्शन के अंदर कि पर्टिकुलर एक जगह का, जैसे मतलब मान लो वो आकांक्षा आपके एरिया में आए आगरा में, या रिया आपके एरिया में आए वो कानपुर में, या मेरे पास आए वो ग्वालियर में, या मयूर के पास वो गए दिल्ली में। तो यहाँ पर ये देखा जाता है घर घर जाकर, जो उन्होंने आपसे पूछा सैम्पलिंग के अंदर कि कितने लोग काम करते हैं, मतलब महीने की इनकम कितनी है। तो इससे वो बेसिकली पता लगाना चाहते हैं एम्प्लॉयमेंट कंडीशंस को और अनएम्प्लॉयमेंट कंडीशंस को, एम्प्लॉयमेंट कंडीशंस और अनएम्प्लॉयमेंट कंडीशंस। तो सवाल ये उठता है
वाई इज इट इम्पॉर्टेंट? ये इम्पॉर्टेंट ही क्यों हो जाता है कि इस प्रकार का डेटा जो है वो कलेक्ट करा जा रहा है? तो इसकी जो इम्पोर्टेंस है दोस्तों वो इस बात में छुपी हुई है कि एक तो जैसा सरकार खुद बोलती है कि इट हेल्प्स, अगर डेटा सरकार के पास पर्टिकुलर होगा तो सरकार उतने अच्छी तरीके से पॉलिसी मेकिंग जो है वो कर सकेगी। और उसके अलावा जो इकोनॉमिक मॉनिटरिंग है, जो इकोनॉमिक मॉनिटरिंग है वो भी बहुत अच्छे से हो सकेगी। इकोनॉमिक मॉनिटरिंग कैसे? सरकार पता लगाएगी कि लेबर मार्केट कैसी है, अभी लोग कितने मतलब लोग बेरोज़गार हैं, बेरोज़गारों के लिए फिर क्या क्या योजनाएं निकाली जा सकती है, उसमें अगर एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ इकॉनमी के अंदर अवेलेबल है तो फिर सरकार फिर ये देखेगी इकोनॉमिक मॉनिटरिंग के अंदर यूथ कितने पार्टिसिपेट कर रहे हैं एम्प्लॉयमेंट के अंदर, कितने यूथ काम कर रहे हैं, कितनी फीमेल्स जो हैं वो एम्प्लॉयड हैं या अनएम्प्लॉयड हैं। ठीक है, उसके बाद कंपनीज वगैरह लोगों को हायर क्यों नहीं कर रही हैं, क्या कोई स्किल्स जो मिल रखी हैं वर्कर्स को इकॉनमी के अंदर उसके अंदर किसी प्रकार का कोई मिसमैच है क्या, या जो प्रोडक्टिविटी है वो लो प्रोडक्टिविटी है क्या वर्कर्स की। इन सब चीज़ों को देखा जाता है इकोनॉमिक मॉनिटरिंग के अंदर। ठीक है, और सरकार ने जब से 2025 में ये जो रीवैम्पिंग कर रखी है जिसके बारे में अभी हमने डिस्कस करा था कि 2025 में सरकार ने जो चेंजेस करे हैं इसके अंदर इसकी कैलकुलेशन में, तो सरकार का बस एक ही मकसद है रीवैम्पिंग करने का, ताकि सरकार को शॉर्ट टर्म का भी डेटा मिल सके, मंथली बेसिस का भी, और जो लॉन्ग टर्म का जो डेटा है जैसे क्वार्टरली, थोड़ा सा लंबा समय है पीरियड का क्वार्टरली, लेकिन एनुअली उससे भी लंबा समय का टाइम पीरियड है, तो सरकार को उसके ऊपर भी रिपोर्ट्स वगैरह और जो डेटा है वो मिल सके, ताकि सरकार प्रॉपर तरीके से पॉलिसीज़ वगैरह बना सके महिलाओं के लिए, औरतों के लिए, उन लोगों के लिए जो बेरोज़गार हैं। ठीक है, और सरकार की जो रीच है वो थोड़ी सी ब्रॉड हो जाए, सरकार ने इस वजह से रिवैम्पिंग करी थी। ठीक है, तो ये दोस्तों हमने कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन को पढ़ा विद रिस्पेक्ट टू लिटरेसी एंड पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे क्या कहता है विद रिस्पेक्ट टू अर्बन एंड रूरल एरियाज़ में जो मेल्स और फीमेल्स का जो एम्प्लॉयमेंट रेट है उसके बारे में पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे का क्या कहना है, और ख़ुद पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे कैसे वर्क करता है, पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे जो ये सर्वे रिपोर्ट है इसको निकालता कौन है, सारी चीज़ों के बारे में यहाँ पर मैंने आपको बता दिया। एक बात याद रखना दोस्तों कि ये जो भी बातें मैंने आपको इस साइड में लिखकर बताई हैं आज के लेक्चर में, ये मेन से ज़्यादा प्रीलिम्स के पर्सपेक्टिव से काम किए हैं। तो पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे के बारे में अगर आप कहीं पर भी कुछ भी करंट अफेयर वगैरह के बारे में कहीं भी पढ़ते हो तो जो भी अपडेटेड चीज़ें हैं, जो भी इसकी पास की चीज़ें हैं, इसको निकालता कौन है, उस बॉडी का जो उसका बॉडी आज इसको निकालती है एनएसओ रिलीज़ करता है, उसका पुराना नाम क्या था, सारी बातें मैंने आपको बता दी हैं। लेकिन ये सारी इन्फॉर्मेशन जो छोटे छोटे जो पॉइंट्स हैं ये सारे प्रीलिम्स के पर्सपेक्टिव से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पर जिक्र हुआ था पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे का, और आप जानते हो कि हमारी लेक्चर में हमेशा आदत ये रहती है हर टर्म को हमें बिल्कुल धुन देना होता है, उसको पकड़कर रोंद देना होता है कि उसके बियॉन्ड कुछ भी ना रह जाए हमारे पास कवर करने को। अगर हमारे पास कोई एक मटेरियल है, कोई एक बुक है, तो हर एक टर्म हमें अच्छे से समझ में आए, हम उसको स्किप ना करते चलें या फिर रट्टा ना मारें उस चीज़ का, या नज़रअंदाज ना करें, क्या पता क्वेश्चन कहाँ से फंस जाए। तो हमें होलिस्टिकली प्रिपेयर करना है। ठीक है, तो ये आपका लिटरेसी का टॉपिक यहाँ पर कंप्लीट हो जाता है। अगले लेक्चर के अंदर दोस्तों हम बात करेंगे एजुकेशन ऑफ फीमेल्स एंड वेमेन इन इंडिया के बारे में। इस डिस्कशन में दोस्तों फिलहाल इतना ही। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।